जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड में, जहां मैं आप सभी का 14th जेपीएससी की पीटी के सिलेबस की तैयारी करवा रहा हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल में दो क्लासेस चल रही है। एक तो मैं झारखंड जी के मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, झारखंड जी के मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा क्लास चल रही है आपका इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का आप समझ लीजिए। तो इस हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं पप्पू सर, ठीक है। इनका भी क्लास ज़बरदस्त चल रही है। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब इन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको पता है। यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ओके। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं मेरे, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मैं पिछला क्लास में पढ़ा रहा था सीएनटी एक्ट। उस सीएनटी एक्ट में मैंने पहला अध्याय जो है उसको कंप्लीट किया था। इस पहला अध्याय में मैंने प्रारंभिकी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था। उसमें संक्षिप्त नाम था पहला धारा में, और तीसरे धारा में विभिन्न तरीके के परिभाषाएं दी गई थी। यहाँ मैंने जस्ट इसका पीडीएफ बनाया है और आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए, फिर भी मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, वो काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग सीएनटी एक्ट में पढ़ेंगे अध्याय 2 से, चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि जो सीएनटी एक्ट है, इस सीएनटी एक्ट में टोटल जो अध्याय है वो 19 है। और इसमें 271 सेक्शंस हैं, 271 धाराएं दी गई है। यहाँ पर हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। इस अध्याय 2 में मैंने बताया था कि इसमें दिया हुआ है काश्तकारों के वर्ग, ठीक है। चूँकि इसका नाम ही है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो ये काश्तकार कौन होंगे इसको सबसे पहले डिफाइन किया गया है, क्लासेस ऑफ टेनेंट, राइट। तो इसमें प्रावधान क्या क्या है यहाँ पर मैं बता दिया था कि काश्तकार का जो वर्णन है वो सेक्शन 4 से लेके 8 तक में है, 4 to 8। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा 4। अच्छा, और एक बात इम्पोर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आपको धारा 1 से 25 तक तो पूरा क्लियरली याद होना चाहिए कि किस धारा में क्या वर्णन किया गया है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर क्वेश्चंस भी आजकल पूछ रहे हैं, लेकिन इन धाराओं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। यहाँ पर धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये हो गया धारा नंबर 4। यहाँ पर वर्णन है काश्तकारों के वर्ग। इस काश्तकारों के वर्ग में बताया गया है कि काश्तकार के अंतर्गत पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक होगा भूधारक जिसको टेन्योर होल्डर्स कहते हैं, दूसरा होगा रैयत, फिर एक नया टर्म यहाँ पर आपको मिला होगा दर रैयत, और मुंडारी खुद कट्टीदारी तो मैं बता ही दिया हूँ, जो मुंडाओं की अपनी ज़मीन होती है उसको मुंडारी खुद कट्टीदारी कहते हैं, राइट। तो काश्तकार के इस ये सब क्या हो गए, वर्ग हो गए, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे रैयत। तो रैयत को 3 प्रकार में बांटा गया है। कहा गया है कि रैयत जो होते हैं, जो किसान होते हैं, खेतिहर होते हैं, जो दूसरे से ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, उनको 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है अधिभोगी रैयत। पहला क्या हो गया, अधिभोगी रैयत। ये अधिभोगी रैयत का इंग्लिश हो गया ऑक्यूपेंसी रैयत। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है उसको अधिभोगी रैयत कहते हैं। यानी कि उसमें उस ज़मीन में जो चाहे वो उगाता है, उसका उपभोग करता है और अपना जीवन यापन चला रहा है। लेकिन एक रैयत ऐसा भी होगा जो अंधिभोगी रैयत होगा, यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त ना हो,
ठीक है। किसी कारणवश कुछ रीजन ऐसा है जिसके कारण से उस भूमि का वो उपयोग नहीं कर सकता है, भले ही वो उस जमीन का रैयत हो, ठीक है। तो ऐसे रैयत को हम लोग क्या कहते हैं, अधिभोगी रैयत। और जो उपभोग कर सकता है उसको क्या कहते हैं, अधिभोगी रैयत। ओके। इसमें एक नया टर्म आपको मिला था, दर रैयत। तो दर रैयत क्या होता है, देखो सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड होता है, आपको पता है, यानी कि भूस्वामी हो गया, ठीक है, लैंडलॉर्ड। उसके बाद इससे जमीन किसी ने लिया जिसको हम लोग कहते हैं रैयत, जो यहाँ खेतीबाड़ी करेगा। लेकिन इस रैयत ने भी क्या किया, खुद से खेतीबाड़ी नहीं किया, एक थर्ड पर्सन को ले आया यहाँ पर, है ना। थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर खेतीबाड़ी करेगा, थर्ड पर्सन। तो ये जो थर्ड पर्सन होगा इसको हम लोग कहते हैं दर रैयत। समझ में आया यहाँ पर, यानी कि रैयत पे रैयत, दर रैयत। समझ में आया, रैयत पे रैयत, दर रैयत हो गया। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, ऐसा काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो दर रैयत कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो थर्ड पर्सन है वो किसी रैयत के अधीन आ गया ना, इस रैयत के अधीन आ गया, और लैंडलॉर्ड तो अपनी जगह में है। क्लियर है। तो ऐसे रैयत को हम लोग दर रैयत कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एक यहाँ पर था ना मुंडारी खुटकट्टीदारी, तो मुंडारी खुटकट्टीदारी आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आया होगा कि मुंडाओं के द्वारा जंगल या बंजर भूमि को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाने को हम लोग क्या कहते थे, खुटकट्टी भूमि कहते थे। वही चीज हो गया यहाँ पर खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। क्लियर हो गया पूरा, धारा 4 में क्या क्या लिखा हुआ है क्लियर हो गया। काश्तकारों के वर्ग लिखे हुए हैं, इसमें 3 वर्ग दिए हैं, भूधारक, रैयत, दर रैयत। रैयत और दर रैयत एक ही है, तथा मुंडारी खुटकट्टी दारी, धारा 4। अब आते हैं धारा 5 में क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर क्लियरली देखते हैं। धारा 5, तो जो काश्तकार के वर्ग मिले हमें, अब उसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, राइट। तो धारा 4 में हमको पहला मिला था काश्तकार भूधारक। भूधारक क्या होता है, तो भूधारक यानी कि भूमि को धारण करने वाला लैंड होल्डर्स। तो लैंड होल्डर्स ऐसे व्यक्ति से होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती के लिए धारण किए हुए हैं एवं उसका लगान चुकाता हो। ये शब्द याद रखिएगा, ये जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो जिस जमीन का उपभोग कर रहे होते हैं उसका लगान चुकाता है, भूधारक कहलाया। धारा 5, ठीक है, धारा 5। और उसके बाद काश्तकार के वर्ग में क्या लिखा हुआ था, रैयत। तो धारा 6 में क्या आएगा, धारा 6 में आएगा आपका रैयत, ठीक है। तो रैयत का अर्थ क्या होता है, रैयत, रैयत सुन सुन के पागल हो गए होंगे आप लोग। रैयत का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मैंने बताया, किसान समझिएगा। तो रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि वो किसान जो है भूमि को धारण करेगा और खेतीबाड़ी करेगा, उसी को रैयत कहते हैं। धारा नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। धारा नंबर 7, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हो जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या उसकी परंपरा के नर वंशजों, ठीक है, यहाँ पर कन्या जो होता है वंशज पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी नहीं रखता है, ये मुंडाओं की फैमिली में हुआ करता था, इसलिए ऐसा लिखा है। तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो तो उसे खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। क्लियर हो गया बात, भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं और जो रैयत होगा उसका नाम हो गया खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। धारा 7, धारा 7 अध्याय 2 में 4 में काश्तकार वर्ग, 5 में भूधारक,
6 में रैयत और 7 में खुदकट्टी अधिकार रैयत। तो ऐसे भी याद हो गया कि जैसे ही अध्याय 2 शुरू होता है काश्तकार के वर्ग शुरू होते हैं। तो वर्ग में हमारा 3 वर्ग है और उस 3 वर्ग को 5, 6 और 7 में लिखा गया है। उसके बाद एक और मिलेगा मुंडारी खुदकट्टीदार का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। पहले 7 में लिखा है खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ क्या होता है, राइट। और यहाँ लिखा है मुंडारी खुदकट्टीदारी का अर्थ क्या होता है, यानी काश्तकार का जो वर्ग एक लिखा हुआ था उसके बारे में बता रहा है। ये धारा 8 में है। बाद में भी आप पढ़ेंगे धारा 71 में है, जहाँ पर मुंडारी खुदकट्टीदारी के बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है, राइट। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको मैं क्लियर पहले ही कर दे रहा हूँ। तो वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे मुंडारी खुदकट्टीदार कहा जाता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, मैं वही चीज़ यहाँ पर भी लिख रखा है। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे मुंडारी खुदकट्टीदारी कहा जाता है। तो पूरा पूरा अध्याय 2 आपका समाप्त हो गया। अध्याय 2 में काश्तकार के वर्ग लिखे हुए हैं। इस मेथड में आपको पढ़ाने का मेरा जस्ट मकसद ये है कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी क्लियर हो, ठीक है। मैं जब लिख के पढ़ाता हूँ तो आपका लंबा वीडियो भी बनता है और कम टॉपिक कवर होता है। पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अफवाह झारखंड और लिंक है @अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले सो लास्ट में JMT, क्लियर है, ओके। अब आते हैं और CNT एक्ट के अध्याय 3 को देखते हैं क्या दिया हुआ। अब देखिए इस तरीके से अगर आप समझें तो बहुत क्लियर बात समझ में आ जाएगा कि धारा 1 में हमने पढ़ा था इसका प्रसारित नाम, संक्षिप्त नाम और प्रसार। 2 में तो था नहीं। तीसरे में हमने डेफिनेशंस वगैरह डिफरेंट डेफिनेशंस देख लिए। अब अध्याय 2 आ गया, तो अध्याय 2 में हमने क्या देखा, अध्याय 2 में हमने देखा काश्तकार के वर्ग, और इस काश्तकार के वर्ग का यहाँ पर डेफिनेशंस दिया हुआ था। कहाँ से शुरू हो रहा था ये, धारा 4 से 5, 6, 7 और 8 में काश्तकार के वर्गों का डेफिनेशंस वगैरह दिया हुआ है। अब एक एक करके क्या करेगा, जैसे धारा 4 में था भूधारक के बारे में, तो यहाँ पर अब क्या करेगा, भूधारक का क्या क्या अधिकार होगा वो अध्याय 3 में दिया गया है, अध्याय 3 में, ठीक है। तो अध्याय 3 में क्या हो गया, भूधारक के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसने लिंक करके दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पर भी लिखा हुआ है। संविधान है एक तरीके का, नहीं तो संविधान की तरह ही लिखा है। तो अध्याय 3 में है भूधारक। इस भूधारक के बारे में क्या लिखा है, अध्याय 3 में इसके दो नहीं, टोटल कितने होंगे, ये 21 तक होगा शायद। मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो 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 चलो, यहीं पर ना, एक अब 14 तक है, सॉरी। अध्याय 3 में धारा 9 सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन नंबर 14 तक है। अध्याय 3 में धारा 9 में लिखा हुआ है, भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, ठीक है। जो भूधारक है वो लगान वो जो देता है उसमें वृद्धि कब नहीं की जा सकती है, ये लिखा है। तो कहता है कि यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन नहीं किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है। जब बंदोबस्ती हुई, जब रूल आया, जब उसके वो बंदा जो है किसी ज़मीन के टुकड़े पर अधिकार कर लिया, तो इस अधिकार करने के समय में अगर उसकी
जो लगान है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है तो आगे भी वो परिवर्तन नहीं होगा। कब होगा, कौन करेगा, वो भी बाद में प्रावधान किया गया है। तो 9 का क क्या कहता है? 9 का क में कहता है भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि कब की जाएगी, ठीक है, या फिर कौन करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि कब होगा? पहले वाला में तो बोल रहा है नहीं होगा, दूसरे में कह रहा है कि होगा। तो कब होगा? तो भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त, ठीक है, हमारे डीसी साहब के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश, अगर उसमें आवेदन दिया गया है, डीसी साहब के पास आवेदन दिया गया है और इसको ये पारित कर देते हैं, या फिर राजस्व अधिकारी जो है हमारे राज्य के जो राजस्व अधिकारी होंगे उस ब्लॉक में, है ना, या फिर उस अनुमंडल में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। कौन कौन बढ़ा सकता है? एक उपायुक्त बढ़ा सकता है और दूसरा राजस्व अधिकारी बढ़ा सकता है, लेकिन आवेदन उसको मिला है तभी वो बढ़ाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए 10 को नहीं पढ़ना है तो 10 में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हो तो 10 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वैसे 10 है नहीं, 9 का क और 11 भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। तो ये रजिस्ट्रीकरण किस में है? धारा 11 में है। इसमें भूधृति पट्टीदारी के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ओके, जो भी भूधृति मिलेगा, यानी कि जो रैयत किसी भी जमीन को अपने में लेगा और उसको भूधृति मिलेगा, उसको पट्टेदारी मिलेगा, और उस टाइम जो है अगर लैंडलॉर्ड से उसमें अंतरण हो रहा है ना, तो वहाँ पर रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान होना चाहिए, यही यहाँ पर लिखा है। तो रजिस्ट्रीकरण के बारे में किसमें बताया है? 11 में बताया है। अब भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। तो अब यहाँ मान लीजिए कि मेरा परिवार में हम लोग 2 भाई हैं। अब ये दोनों भाइयों में बंटवारा होना है इस ज़मीन का, इस ज़मीन का दोनों भाइयों में बंटवारा होना है। तो ऐसे में लगान का वितरण कैसे होगा? लगान कौन चुकाएगा? यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड है उसको दे देते हैं, किस माध्यम से? रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। से भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान जो है कौन चुकता करेगा? भूस्वामी चुकता करेगा, भूस्वामी की उनको देना पड़ेगा। यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है, ठीक है, ठीक है, उसके पास आपने रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा ये बता दिया कि हम दोनों भाइयों में बंटवारा होना है तो इसका लगान आप चुकाइए, कि आपने भेज दिया, लेकिन उसको आपत्ति है, उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूं। इसके लिए उपायुक्त के पास वो क्या करेगा? आवेदन देगा, डायरेक्टली वो मना भी नहीं कर सकता। उपायुक्त के पास वो आवेदन देगा, उसके बाद वो जो आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है। तो ये हो गया धारा 13 में। अब आते हैं धारा 14। इस धारा 14 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे आने वाले दिनों में देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो धारा 14 हम लोग एक बार देख लेते हैं। धारा 14 में क्या है? पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातालीकरण, यानी कि कोई जमीन है वो पुनर्ग्रहणीय योग्य है, जिसका डेफिनेशन धारा 3 सेक्शन 3 में दिया गया था, पुनर्ग्राह्य भूधृति, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। तो कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। क्लियर है? जिस डेट पे यानी कि पुनर्ग्रहण होना है, लैंडलॉर्ड के पास वापस वो जमीन जाना है, वो उसी तिथि को हो जाएगी जो निर्धारित है। लेकिन कहता है कि इन परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में
पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर पट्टा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जमीन जो रैयत के पास गया है वो पूरा पूरा तो जमीन का अधिकार उसको नहीं हुआ है, वो तो लगान चुका रहा है उसमें, उसको पट्टे के रूप में दिया है, उसको ऐसे दिया है कि कुछ साल बाद उससे जमीन ले ली भी जा सकती है। ठीक है, उसको पट्टा कहते हैं। तो कहता है कि अगर ऐसी भूमि जहाँ निवास गृह उसने बना लिया, रहने लायक घर बना लिया, कोई निर्माणशाला है या अन्य स्थायी भवन का निर्माण किया है उसने, तो ऐसे पट्टे वाले जमीन पुनर्ग्रहण योग्य नहीं होता है। दूसरा दिया है जिस पर स्थायी उद्यान बना दिया गया है, बगान है, हौज है, नहर बनाया हुआ है, पूजा स्थल है, शमशान है या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, ऐसी भूधृति भी पुनर्ग्रहण योग्य नहीं होता है। ठीक है, दो कंडीशन आपने देखे, और एक कंडीशन है वो भी देखिए। इस कंडीशन थर्ड कंडीशन में क्या लिखता है, कहता है कि जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो। ठीक है, अगर कोई प्राधिकृत खदान बना दिया गया हो, यानी कि उसको खदान बनाने के लिए परमिशन मिला हुआ हो, तो ऐसे भूमि भी आपका पुनर्ग्रहण योग्य नहीं होती है, ऐसी भूधृतियाँ पुनर्ग्रहण योग्य नहीं होती है। तो पुनर्ग्रहण योग्य नहीं है, कौन सी भूमि नहीं है, ये कौन सी धारा में लिखा गया है दोस्तों, तो धारा 14 में लिखा गया है। अब आते हैं अध्याय 4। आपने 2 अध्याय पढ़ लिए, अध्याय 2, अध्याय 3। अध्याय 4 में रैयत के बारे में लिखा है। ठीक है, रैयत के क्या क्या अधिकार होंगे, नहीं होंगे, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि रैयत जो है वो 3 तरीके का था, आपने देखा था, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, दर रैयत। तो कह रहा है कि धारा जो 16 है, धारा 16 उसमें कह रहा है कि विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, यानी कि जो रैयत के पास अभी अधिभोगी अधिकार है, जो रैयत अभी उस जमीन का उपभोग कर रहा है ना, वो कब तक बना हुआ रहेगा, ये जानना जरूरी है। और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपका धारा 16 से क्वेश्चन आया हुआ है, और यही टाइम पीरियड पूछा है कि अधिभोगी रैयत का कब तक बना हुआ रह सकता है। पढ़िए इसको। यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा भूमि में अधिभोगाधिकार ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी उसने 12 वर्षों तक उस भूमि पर ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया है, तो भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। पहली बात, ये कानून कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908 को। तो इस कानून के लागू होने से पूर्व अगर किसी प्रथा द्वारा किसी व्यक्ति को कोई जमीन खेती के लिए यूज करने के लिए दिया गया हो, समझ में आया बात, इस डेट से पूर्व, तो ऐसे अधिभोगी रैयत जो है 12 वर्षों तक भी अगर उस क्षेत्र में काम नहीं किया है, 12 वर्षों तक उस जमीन का उपयोग नहीं किया है, तब भी उसका अधिकार जो है उसमें समाप्त नहीं होगा, वो उस जमीन का उपयोग कर सकता है। समझ में आ गया? रैयत का अधिभोगाधिकार कब तक बना हुआ रहेगा? 12 वर्षों तक बना हुआ रहेगा। उन 12 वर्षों में भले ही उसने कुछ नहीं किया हो, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस कानून के पारित होने से पहले उसको किसी प्रथा या रूढ़ी प्रथा द्वारा उस भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ हो। आगे आते हैं धारा 17। धारा 17 क्या कहता है? बंदोबस्त रैयत की परिभाषा इसमें दिया गया है कि बंदोबस्त रैयत कौन होगा। ओके, तो इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है
इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात, दोनों ही कंडीशन दे रखे हैं, इसके पहले और इसके बाद, किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रियत के रूप में धारित किया हो। ओके, तो 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। समझ में आया क्या बोला? बहुत सिंपल सा बात कहा कि इस नियम के पूर्व और पश्चात दोनों ही लिख रखा है, ठीक है। कोई भूमि अंशतः या पूर्णतः, मतलब उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा पूरा उस जमीन का पूरा टुकड़े को पट्टे के रूप में लिया है या रेत के रूप में लिया है, तो 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। कहने का मतलब है उस जमीन के टुकड़े पे वो 12 वर्षों तक खेती करता रहा, है ना, 12 वर्षों तक खेती करता रहा, तो इतने समय तक जो काम करेगा तो वो जमीन समझा जाता है कि उसी का हो गया। तो इसीलिए उसका बाद कहा कि वो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। मान लीजिए किसी रैयत को कहा गया कि आप 10 वर्षों तक इस जमीन को रख सकते हैं पट्टे पे, मैं आपको देता हूँ। तो ये 10 वर्ष प्लस 3 वर्ष, ठीक है, इतने सालों तक इस जमीन का क्या कहते हैं उसको, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, ठीक है, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये धारा 17 में दिया गया है। किसमें? धारा 17 में दिया गया है। तो 2 बातें यहाँ याद रखिएगा, 12 वर्षों तक का अधिकार प्राप्त होता है और फिर और 3 साल तक वो उस भूमि को रख सकता है, बंदोबस्त रैयत उतना दिनों तक समझा जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए फिर धारा 71 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे भूमि पर कब्जा वापस कब ले सकता है लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जमीन 3 वर्ष से अधिक समय तक अगर बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ये कहता है, कह रहा है कि यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन किसी भूमि को अधिकृत किया है तो 3 वर्ष से अधिक समय तक वो अगर उस पर कब्जा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंदोबस्त रैयत समझेंगे धारा 71 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट धारा 18। धारा 18 में क्या है, भूईहरी तथा मुंडारी खुटकटीदारी का बंदोबस्त रैयत होना। दोनों को, भूईहरी जमीन और मुंडारी खुटकटीदारी का, दोनों को बंदोबस्त रैयत कब समझा जाएगा? तो पहला कंडीशन देखिए, धारा 18 में बात कर रहे हैं हम लोग, यदि किसी ग्राम में मझियास भूमि है या बड़खेता उसी को कहते हैं के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहां किसी भूईहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करते आए हो, तो वो भूईहर परिवार के सदस्य बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे, ठीक है। सब जगह 12 वर्ष का खेला है यहाँ पर, तो 12 वर्ष उसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हर वीडियो CNT का थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको फिर भी धैर्य रखिए, पूरा देखना होगा वीडियो को, लेकिन आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया बात कि कोई मझियास भूमि है या उसी को बड़खेता कहते हैं, तो इन इन रूपों में जो जमीन की पहचान की गई है उसके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई भूमि जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में तैयार किया गया है, उसमें लिखित है, तो और किसी भूईहर परिवार के द्वारा उस जमीन पे मान लीजिए 12 वर्षों तक लगातार
अधिकार किया हुआ है, 12 वर्षों तक वो उस पे खेती कर रहा है। तो अब ये जो भूमि होगा उसी परिवार का माना जाएगा, समझा जाएगा कि उसके लिए वो बंदोबस्त हो गया, वो अब उसी में अपना जीवन यापन गुजार सकता है। ये हो गया भूई-हरी ज़मीन की बंदोबस्ती। किसी गाँव की ऐसी भूमि जो मुंडारी, खुटकटीदारी, काश्तकारी का भाग ना हो, ठीक है? मुंडारी, खुटकटीदारी का भाग ना हो, दोनों में ही नहीं है। मंजियस भूमि वहाँ नहीं है, यहाँ पर खुटकटीदारी भूमि नहीं है। फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी खुटकटीदारी के रूप में दर्ज करा दी गई हो, ठीक है? यानी कि आपका जो कानून है सीएनटी, उसके पहले अगर कोई मुंडारी खुटकटीदारी भूमि थी या फिर उसके बाद जो है किसी विधि के द्वारा उस जमीन को मुंडारी खुटकटीदारी में दर्ज कर दी गई है, तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते हो, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी कि आपसे किसी भी कंडीशंस में पूछ लिया जाए कि बंदोबस्त रैयत बनने के लिए मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, तो वो है 12 वर्षों तक किसी भी ज़मीन को अपने अधिकार में रखना। राइट। अब आते हैं धारा 19। धारा 19 क्या कहता है, देखिए, बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार। तो वैसा व्यक्ति जो धारा 17 यानी कि जिसमें भूई-हरी ज़मीन के बारे में लिखा हुआ है, और धारा 18 जिसमें मुंडारी खुटकटीदारी ज़मीन के बारे में लिखा हुआ है, अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो तो गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा, ये धारा 19 कहता है। क्लियर है? या फिर धारा 17 के अंतर्गत या फिर धारा 18 के अंतर्गत किसी भूमि पर अगर उसका उस रैयत का अधिकार है तो उस भूमि का वो अधिभोग कर सकता है, उस भूमि का उपयोग कर सकता है। ओके, तो आज का क्लास में इतना ही तक रहने दीजिए दोस्तों, धारा 19 तक, क्योंकि जो 21, 22 और आगे 25 तक जो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग फ्रेश जब रहेंगे तब फिर उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वहाँ से शुरू करूँगा धारा 21 तक। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको झारखंड जीके की संपूर्ण जानकारी दे रही है, और आपकी पीटी हो या फिर बाद में मेंस का मैं भी पढ़ाऊँगा, तो उसकी तैयारी हो। यहाँ पर पेपर 2 पीटी का आपका पूरा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।